वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स। समझेंगे क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हम फर्दर देखेंगे कि हम रिएक्शंस को किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, समझेंगे कि क्या रीज़न है कि हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस के अलग अलग रेट क्यों होते हैं। देन हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे उसे डिफाइन करते हैं। आपके पास रिएक्शन गिवन है, उसके रेट को आप कैसे लिख सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या चीज़। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ आएगा। देखिए, हमारे पास जो भी अलग अलग रिएक्शंस हैं, चाहे वो लैब में हो रही हों या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हो रही हों, तो जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टडी करते हैं या फिर हम कहें किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की रिएक्शन को स्टडी करते हैं, तो हमारा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट ये रहता है कि ये रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है, यानी इस रिएक्शन की स्पीड क्या है। सीधी सीधी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रिएक्शन के रेट को जानने में है। इसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, यानी किन स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रही है। सरल भाषा में कहें तो हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को जानने में इंटरेस्टेड हैं। तीसरा, हमने क्या किया, मान लीजिए टेम्परेचर को चेंज किया और उसका इफेक्ट देखा रिएक्शन के रेट पर कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस को वेरी किया और देखा कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिएक्शन के रेट पर। हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दिया, देखा कि उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिएक्शन के रेट पर। यानी सीधा सीधा हम उन फैक्टर्स को देखने में इंटरेस्टेड हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं रिएक्शन के रेट को। तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पर हम इन तीनों चीज़ों की स्टडी के साथ डील किया करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और यही बात हमने यहाँ पर डेफिनेशन में मेंशन की है। आइए एक बार रीड करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of the rates of reaction, the factors which govern these rates and the mechanism by which the reaction proceeds is called chemical kinetics। सरल है यहाँ तक, आगे भी सरल है। देखिए, हमने क्या किया, जो अलग अलग रिएक्शंस हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी देखिए कौन सी है, द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, यानी जो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं। और ऐसी रिएक्शंस हमारे पास होती हैं आयनिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन, जिसमें हमारे पास हमें AgCl एंड NaNO3 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से BaCl2 + H2SO4, हमें यहाँ से BaSO4 और 2 मोल मिल रहे हैं HCl के। इसी तरीके से जो सेकेंड कैटेगरी है डियर, वो है दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस एक्सट्रीमली स्लो, यानी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। वहाँ पर हमें रिजल्ट मिलने में महीनों लग सकते हैं, इवन सालों भी लग सकते हैं, यानी ये बहुत ही स्लो है ऐसी रिएक्शंस। इनकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन सामान्य टेम्परेचर्स पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पर। ये एग्जाम्पल हैं उन रिएक्शंस के जो कि बहुत ही स्लो हैं। अभी तक हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस कर ली हैं, जो या तो बहुत तेज है या तो बहुत स्लो है। अब हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी भी है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप इतना नोट कर लीजिए।
तो चलिए थर्ड कैटेगरी देखते हैं डियर, वो है दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस एट मेजरेबल स्पीड्स, यानी जिनकी स्पीड को सीधा सीधा बोले तो मेज़र किया जा सके। ऐसा ना हो वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो कि हमें यही ना पता चले कि उसकी स्पीड क्या है, या इतना ही ज़्यादा स्लो है कि भाई बैठे रहो कब ये रिएक्शन हो, कब हम आगे कार्रवाई करें। ये है कि इनकी स्पीड को मेज़र किया जा सकता है। यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली इसी काइंड ऑफ रिएक्शंस के साथ ही डिस्कस किया करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इथाइल एसीटेट की एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जहाँ पर हमें एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल मिल रहा है। क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। केन शुगर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करके 2 मोल वाटर के साथ में N2 मिल रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर और हाफ मोल ऑफ O2। क्लियर? ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, आपने ये भी बता दिया कि कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने। अब ये भी बता दो कि किस बेस पे आपने कैटेगराइज किया है। सीधा सीधा है, कोई भी आंसर कर सकता है। हमने कैटेगराइज किया है स्पीड के बेस पर, या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्लो हैं, या फिर उनके बीच में मीडियम है। अब ये भी बताइए सर कि अलग अलग रिएक्शंस की जो स्पीड्स है वो अलग अलग क्यों हैं? सभी फास्ट क्यों नहीं हो रही, या सभी धीरे क्यों नहीं है, या सभी मीडियम पेस पर क्यों नहीं हो रही? इसका बहुत ही सुंदर सा जवाब है डियर, ध्यान से सुनिएगा और आपको ये पता भी है, बस ऑब्जर्व करने की बात है। देखिए ये बात बहुत ही सामान्य है कि एक रिएक्शन में हमारे पास कुछ बॉन्ड बना करते हैं और कुछ बॉन्ड्स टूटा करते हैं। अब अलग अलग बॉन्ड्स को बनने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिएगी। सहमत हैं इस बात से? और इस बात से भी सहमत होंगे कि अलग अलग बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें अलग अलग एनर्जी चाहिए। अब डियर अलग अलग रिएक्शंस में हमारे पास अलग अलग बॉन्ड्स फॉर्म हुआ करते हैं, अलग अलग बॉन्ड्स टूटा करते हैं। इसी वजह से उन रिएक्शंस की जो स्पीड है वो भी क्या है, अलग अलग, एज सिंपल एज डैट। और यहाँ पर थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा मैं कि जो आयनिक रिएक्शंस हैं वो फास्ट क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड्स नहीं ब्रेक हुआ करते डियर, वहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट हुआ करते हैं। तो ये हमारे पास डियर बेसिक बातें हो गई थोड़ी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, जहाँ पर आपने देख लिया होगा कि हमारा मेन जो पॉइंट रहा है टारगेट का वो रिएक्शन का रेट हुआ है, यानी इसी से हम ज़्यादातर डील करने वाले हैं। हमारा अगला टॉपिक भी यही है, रेट ऑफ रिएक्शन। और देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें अगर डिटरमाइन करना हो रिएक्शन के रेट को हम इजीली कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर आती है डियर? जहाँ पर रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सिबल आ जाती हैं, या फिर हम काइनेटिक्स तो एक रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, उसके साइड में कोई रिएक्शन चल पड़ी तो वहाँ पर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास हुआ करती हैं। तो आप इसे नोट करें, देन हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए जब हमने शुरुआत की थी, जब हमने आपसे एक बात कही थी कि जब हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट यही रहता है कि हम ये देखें कि वो रिएक्शन कितनी तेज़ी से हो रही है, यानी उस रिएक्शन की स्पीड क्या है। यानी सीधा सीधा हम क्या जानना चाह रहे थे, उस रिएक्शन का रेट। तो एक डेफिनेशन तो यहीं से निकल के आ गई कि वो स्पीड या वो वेलोसिटी जिस पे वो रिएक्शन हो रही है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as the speed or the velocity with which the reaction takes place। या फिर एक और तरीका है, पहले उसे समझें देन हम डेफिनेशन पर चलते हैं। एक रिएक्शन कंसीडर कीजिए जहां पर हम डिसोसिएशन देख रहे हैं PCl5 का PCl3 और Cl2 में। ये है हमारे पास रिएक्टेंट और ये हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। आपको पता है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, यानी अगर हमें रिएक्शन के रेट को डिफाइन करना हो रिएक्टेंट्स की टर्म में तो हम बोल सकते हैं कि ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन होगा PCl5 का, जो कि यहाँ पर रिएक्टेंट का काम कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से
हम प्रोडक्ट्स की टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिएक्शन के रेट को? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 विद टाइम, यानी कितना टाइम हमारे पास लग रहा है। और अगर हमें कंबाइन करके डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। या तो आप किसी रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन कर दो या फिर आप किसी प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स थे PCl3 और Cl2, तो उनके टर्म में डिफाइन किया। रिएक्टेंट PCl5 था तो उसके टर्म में मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन की क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? अब देखिए डियर, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक रिएक्शन हुई, क्या उस पूरी रिएक्शन के दौरान जो रेट है वो सेम रहने वाला है? यानी जो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर रेट था, क्या वही t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर होगा? थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में, कि हमारे पास जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, जो कि टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। या फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, जो कि इंक्रीज हो रही है विद टाइम। यानी जो रेट है वो रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट नहीं है। तो ये सही नहीं होगा कि हम रेट को कुछ इस तरीके से डिफाइन करें जैसा कि अभी हमने ऊपर किया है। सीधा सीधा हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन करें तो ज़्यादा ठीक होगा। यानी मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर है तो उस पर हमारे पास रेट कुछ अलग होगा, जो t इज इक्वल टू 5 है उस पर कोई अलग होगा। यानी हमारे पास हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट को डिफाइन करना होगा, और वो किस तरीके से वो देखिए। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम कॉल इंस्टेंटेनियस रेट, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लीजिए वो पर्टिकुलर इंस्टेंट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड भी हो सकता है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड भी हो सकता है, is defined as the change in concentration of any one of the reactants or products per unit time at that particular instant of time। मिलती जुलती ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया गया कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड पर हमें किसी एक की बात करनी है, या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ले लो या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ले लो। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, उस पर हमारे पास जो चेंज है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम वो होगा रेट किसकी टर्म में? रिएक्टेंट्स के टर्म में। या फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हमारे पास जो चेंज होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम, वो रेट होगा प्रोडक्ट्स की टर्म में उस इंस्टेंट पर, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। आई थिंक अब आपको फील आ गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन का। यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर मोल पर लीटर पर मिनट, अगर हम टाइम को मिनट्स में ले रहे हैं। अगर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है तो हमारे पास एटम पर सेकेंड एट्सेट्रा, और आप यूनिट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक रेट ऑफ रिएक्शन का आपको जो थ्योरेटिकल फील है वो आया होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डियर हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब तक आप इतना नोट कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा और आगे देखेंगे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे किया करते हैं। देखिए, जस्ट अभी हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, इसीलिए हमारे लिए अच्छा यही है कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेट को डिफाइन करें रिएक्शन की। अब मान लीजिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट है, और जो dx है वो स्मॉल चेंज है कॉन्सेंट्रेशन में, या तो रिएक्टेंट्स की ले लीजिए या प्रोडक्ट्स की ले लीजिए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होगा dx बाय dt। अब आगे देखिए, आपको कोई रिएक्शन दे दी गई, बोला इसका रेट लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? अभी आप एक रिएक्शन को कंसिडर करें, a प्लस बी, यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं, फॉर्म कर रहे हैं आपस में रिएक्ट करके p प्लस क्यू जो कि प्रोडक्ट्स हैं। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx बाई dt वो होगा नेगेटिव साइन dA बाई dt माइनस dB बाई dt प्लस dP बाई dt प्लस dQ बाई dt। यहाँ पर
गौर फरमाने की बात है, ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। देखिए हमारे पास विद द टाइम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज, और विद द टाइम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज। तो जो ये नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्लस साइन ये बता रहा है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही बात यहाँ पर हमने लिखी है, वेयर डी ए डी बी रिप्रेजेंट स्मॉल डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि भाई रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही करेगी ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड डी पी एंड डी के रिप्रेजेंट स्मॉल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड के रिस्पेक्टिवली इन द स्मॉल इंटरवल टाइम डी टी। अब टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज ही करेगी। ये तो बात हो गई इस जनरल रिएक्शन की। मान लीजिए स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी आपके पास गिवन है, ये कंसीडर करें ए प्लस बी बी प्लस पी पी प्लस क्यू क्यू। इस केस में आपको रेट कैसे लिखना है, देखिए नेगेटिव साइन मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, माइनस में डी ए बाई डी टी टू एज इट इज़। तो जो भी स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है इसे, -1/a डी ए बाई डी टी। यहाँ पर b है, यहाँ पर आ गया -1/b db बाई dt, क्योंकि प्रोडक्ट्स है प्लस आया 1/p dp बाई dt, 1/q चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरीके की रिएक्शन अगर मान लीजिए आपको दी जा रही है तो आपको रेट को कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है। और ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारे पास जो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस क्या बता रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर है तो आपको यह भी क्लियर हो गया कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। जिस तरीके से एक अगर मान लो जनरल एग्जांपल मैं लूँ, 2a प्लस 3b हमारे पास दे रहे हैं 4c प्लस 5d। इसका अगर मैं रेट लिखना चाहूँ dx बाई dt क्या होगा, -1/2 dA बाई डी टी इक्वल होगा -1/3 dB बाई डी टी के, ये इक्वल होगा +1/4 dC अपॉन डी टी। प्रोडक्ट्स हैं तो प्लस है 1/5 डी अपॉन डी टी। ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था। तो ये हमारे पास बात हो गई डियर रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, क्लियर। आज डियर हम इतना ही देखेंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने ये समझा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को समझा। देन हमने रिएक्शंस को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड्स, उसको देखा कि कौन कौन सी रिएक्शंस है, क्या क्या उनके एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्यों हमने ऐसे कैटेगराइज किया, वहाँ उसका रीज़न देखा। देन हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समझा कि किस तरीके से इसे डिफाइन करना उचित है, जो कि था एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। जैन हमने देखा कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, इसके यूनिट्स को भी देखा। और हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास आपको रिएक्शंस इस फॉर्म में दे रखी है या इस फॉर्म में दे रखी है तो रेट कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।